हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप रोजाना रात 8 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे, तो हमने यहां से 9 पार्टों को पूरा किया है, जिसमें पिछली परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम लगी थी उनमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं साइंस से संबंधित, उनको हमने यहां से पढ़ ही लिया था। आज ये 10वें नंबर की क्लास है। यदि आप लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उन सभी क्लासों को आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर से। जैसा कि आपके सामने है कि पौधे भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थों को सोख लिए जाते हैं। सोखते हैं कहने का मतलब, जो पौधा होता है, इस पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है जिस भाग के द्वारा पौधा मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं या जो जल होता है उनका अवशोषण करता है। इस प्रकार की जो बातें थी इनको हमने पिछले लेक्चर में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया था कि पौधा जो होता है, इस पौधे में 2 उत्तक होते हैं। कितने उत्तक होते हैं पौधे में? पौधे में 2 उत्तक होते हैं जो कार्य करते हैं। एक तो होता है कौन सा? जाइलम होता है। कौन सा होता है? जाइलम। और एक होता है कौन सा? फ्लोएम होता है। कौन सा होता है? फ्लोएम। इन दोनों के कार्य को भी आप लोगों को आपके साथ यहां से पढ़ा था हमने कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ये दोनों के दोनों उत्तक होते हैं और वो भी संवहन उत्तक। पौधों में पाए जाने वाला एक उत्तक का प्रकार होता है संवहन उत्तक, उसके प्रकार होते हैं ये 2। जिसमें जाइलम जो होता है, ये जाइलम क्या करता है? जल व खनिज लवणों का क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। जल व जो खनिज लवण होते हैं उनके परिवहन के लिए उपयुक्त रहता है कौन? जाइलम। और फ्लोएम जो होता है, इस फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है, इस भोजन के पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है कौन? फ्लोएम। तो फ्लोएम उत्तक तो किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। और जाइलम जो होता है, ये जाइलम किसका परिवहन करता है? जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। इसी कारण अब तो आप लोगों को यदि उत्तक पूछा जाता ना, तो उत्तक तो हम लोग बताते कौन सा? वो उत्तक बताते कौन सा? जाइलम उत्तक बताते। कौन सा उत्तक बताते? जाइलम उत्तक बताते। लेकिन यहां तो पौधे के हिस्से के बारे में पूछा गया है कि ऐसा पौधे का कौन सा हिस्सा होता है जो पानी में खनिज पदार्थों का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो वो मेरे दोस्त होता है कौन सा? ऐसा पार्ट जो पौधे के द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है, वो पौधे का भाग होता है कौन? जड़ होता है। कौन होती है? उसकी रूट जो होती हैं वो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। लेकिन यहां से यदि उत्तक के बारे में हम लोगों को पूछा जाता तो वो उत्तक होता है कौन सा? जाइलम उत्तक। और पौधे के उस हिस्से का नाम पूछा जाए तो वो होता है कौन सा? जड़ होता है। इसी प्रकार दोस्त, हंसते मुस्कुराते एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं। जैसा कि छोटी सी बात आप लोगों को यहां से पूछी गई है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के माप जो होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड पीछे करवाए, यदि आप उन सभी क्वेश्चंस पे अपना टाइम आप लोगों ने नहीं बिताया है तो पहले आप उन क्वेश्चनों पे जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं उन पे आप पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ें। जितने भी पार्ट्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं वो आपको प्लेलिस्ट के दौरान सभी वीडियोस एक साथ आप लोगों को मिल ही जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। या फिर यहाँ वीडियो के यहाँ कोने में एक आई बटन होता है, इस आई बटन को प्रेस करके भी उन सभी वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं और क्रम से आप लोग बनते हुए यहां तक आप लोग पहुंच सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, आसान सी बात थी कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों में गुरुत्वाकर्षण बल की जो माप होती है वो क्या होती है या उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या दोस्त? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और भार जो होती है, इस भार की जो इकाई होती है वो इकाई होती है क्या? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। तो यहां से हम लोगों को क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि न्यूटन किसकी इकाई होती है? भार
भार की इकाई होती है, या भार किसकी इकाई होती है, न्यूटन की होती है। इसके अलावा बाकी अन्य भी देख सकते हैं। गति जो होता है, गति या वेग का जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो एक आसान सी बात थी, हम लोग यहां से बता सकते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल की जो माप होती है वो क्या कहलाती है, भार कहलाती है। और किसी भी वस्तु का भार घटता है जब अपन उस वस्तु को कहां लेकर जाते हैं, चंद्रमा पर लेकर जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को बदले हुए फॉर्मेट में मिल सकता है परीक्षा में, कि किसी भी वस्तु का भार घटता है कब, जब हम उस वस्तु को कहां लेकर जाते हैं, चंद्रमा पर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए, तो आप बता ही सकते थे, आसान सी बात थी। सी ऑप्शन आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। कई मेरे दोस्त यहां रोजाना 8 बजे जुड़ते हैं, वो कमेंट बॉक्स में भी यहां लिख पा रहे हैं क्वेश्चंस का सही जवाब। इसी प्रकार दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं। जैसा कि हमारे सामने है, ये राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया सवाल है। आगामी एग्जाम में भी इसी सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहां से डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं में से आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी वीडियोस में आप लोग क्रम से बनते हुए पहुंचे और रोजाना 8 बजे इस क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। और ऐसा है नहीं कि जितने भी हम राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चनों को यहां से डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चंस किसी अन्य एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते। बाकी एग्जाम में भी आप लोगों को यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 92 था कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। इतना सस्ता क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। कि जैसा कि ऐसे कौन सा टीका होता है जिसको बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है, तो वो तो बच्चा बच्चा बता सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब वो होता है कौन, पोलियो। पोलियो की जो बूंदें होती हैं वो कहां से पिलाई जाती हैं, मुंह से पिलाई जाती हैं। तो बी विकल्प आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। बाकी बात करें अपन टीबी, टीबी के लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीके को कहते हैं क्या, बीसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसीजी कहते हैं। और टिटनेस के लिए लगाते ही हैं। बाकी आप ऐसा जान चुके हैं कि पोलियो जो होता है, ये पोलियो मुंह के द्वारा पिलाई जाने वाली बूंद के रूप में एक टीके का प्रकार होता है। चलिए, तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि आप पूरी निगाहों से, सही निगाहों से आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा है तो बता भी पा रहे होंगे। इससे जुड़ाव की चीजें हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये प्लेटिनम हो गया, चांदी होती है, सोना होती है, तो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो यहां से बी विकल्प, डी विकल्प आप लोग यहां से चुनाव कर सकते थे कि सर जो लोहा होता है, लोहा तांबे की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। और लोहे को जैसे ही अपन वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो ये जल और नमी के, जल और वायु के, वायु मतलब ऑक्सीजन, यानी कि लोहा जब जल और ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है तो इस लोहे पर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रस्ट, या उसे कहते हैं क्या, जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। तो लोहा तो क्रियाशील एक धातु होती है। इस प्रकार आप अपना सही जवाब यहां से दे ही सकते थे। चलिए, तो इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं। जैसा कि हमारे सामने है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। यह भी आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, पहले तो बात तो यहां से आप समझिएगा कि हमारी ब्लड में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है, कौन सी, आरबीसी कोशिका। इस आरबीसी कोशिका में पूरी की पूरी आरबीसी में भरा रहता है क्या, एक प्रोटीन भरा रहता है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कौन सा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन O2 और CO2 का परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए उपयुक्त रहता है। और इस हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो धातु होती है कौन सी, लोहा धातु होती है, Fe धातु होती है। कौन सी धातु होती है, लोहा या Fe धातु, फेरस धातु होती है। कहने का मतलब जो आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक यदि देखा जाए
तो इसका परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी में 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। तो आप लोग बता सकते थे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है जो आरबीसी का कार्य होता है। आरबीसी का भी वो कार्य होता है जो इसके अंदर मटेरियल पाया जा रहा है, वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम पर 100 ml होती है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 15 ग्राम पर 100 ml होती है। इस प्रकार आप पहचान ही सकते थे इतना। यदि आप लोगों ने सुना है कि ऑक्सीजन का परिवहन, संवहन, परिवहन या संवहन लिखा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसी के साथ ब्लड की कमी होना या रक्त की कमी होना कहलाता है क्या? एनीमिया कहलाता है। चलिए तो इसी प्रकार दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक अगला गर्मा गर्म सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया गया है। चलिए तो देखिए, बताइएगा कि सही विकल्प यहां से क्या होने वाला है कि टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? टूटी जो हमारे शरीर में जब जैसे मान लो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी अंग की हड्डी जब टूट जाती है तो डॉक्टर को उसका मालूम कैसे चलता है? डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर वहां क्या करता है? एक्सरे करता है। क्या करता है? एक्सरे करता है। और इसी एक्सरे किरणों के द्वारा किसी भी हड्डी का छाया चित्र लिया जाता है। बाकी देखो यहां एक इंपॉर्टेंट और है, अल्ट्रासाउंड। क्या है? अल्ट्रासाउंड। जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इन पराबैंगनी किरणें तो देखो कहां होती हैं? ये पराबैंगनी किरणें तो होती हैं कहां? सूर्य के प्रकाश में। कहां होती हैं? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में होती हैं। एक आप लोगों को सामने याद दिया गया अल्ट्रासाउंड, और इसको कहते हैं क्या? अल्ट्रासाउंड जो होता है ये, इस अल्ट्रासाउंड का एक दूसरा नाम होता है। इस अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम ये होता है, जैसे आवर्ती के आधार पर तरंग 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है श्रव्य और एक होती है अवश्रव्य। एक तो होती है कौन सी? अवश्रव्य। अवश्रव्य तरंगों को ही हम लोग कहते हैं क्या? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और जिनकी आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज जो होता है, उससे अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उन तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और इन्हीं अवश्रव्य तरंगों का उपयोग कौन करती है? चमगादड़ जो होती हैं, ये चमगादड़ इसी आवृत्ति की तरंगों का उपयोग करती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अवश्रव्य कह रहे हैं, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो जान पाए होंगे इसके बारे में भी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन था आप लोगों के सामने कि अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधि के लिए महत्व होता है? अफीम का जो पौधा होता है, इस अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा हम लोग औषधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं? किसके रूप में? औषधि के रूप में पूछा गया है। तो औषधि के रूप में प्रयुक्त करने वाला अफीम का जो हिस्सा होता है वो कौन होता है? उसके कच्चे फलों का जो दूध होता है, इस कच्चे फलों का जो दूध होता है, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? औषधि के रूप में करते हैं। तो बी विकल्प आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई जो होती है वो होती है कौन? डेसिबल होती है। कौन होती है? डेसिबल होती है। सी विकल्प आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। जैसे कि हम बात करें सामान्य बातचीत के दौरान, सामान्य बातचीत के दौरान लगभग 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। डेसिबल को ऐसे भी लिखा जाता है, डीबी भी लिखा जाता है। पिछली परीक्षाओं में भी आप लोगों को बहुत बार पूछा गया, जो दिल्ली पुलिस के पेपर लगे थे उनमें भी आप लोगों को यह क्वेश्चंस पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है या ध्वनि जो प्रदूषण होता है, इसको मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब तो आप लोग जान ही चुके हैं, आगामी एग्जाम में कुछ इस प्रकार का रिलेटिव चीजें पूछी जाएं वो आप लोग यहां से बता सकते हैं कि जो डेसिबल होता है, इस डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि जो प्रदूषण होता है उसको मापा जाता है। इसमें भी आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होगी, सामान्य डेसिबल के दौरान कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी के साथ एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, WHO के अनुसार मानक ध्वनि जो स्तर होता है, मानक ध्वनि स्तर, मानक ध्वनि स्तर
कहने का मतलब WHO ने इस ध्वनि का एक मान फिक्स कर रखा है। यदि उस ध्वनि के स्रोत में 24 घंटे कोई व्यक्ति रहता है तो उसके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वो होता है कितना, मानक ध्वनि स्तर WHO के अनुसार कितना डेसिबल है, 45 डेसिबल है। इन क्वेश्चनों को भी आप लोगों को परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि सामान्य बातचीत के दौरान कितने डेसिबल की ध्वनि होती है, 30 से 40 डेसिबल। और WHO के अनुसार आप लोगों को पूछा जाए कि WHO ने मानक ध्वनि स्तर कितना किया, कितना फिक्स कर रखा है, तो वो है कितना, वो है दोस्त 45 डेसिबल है। इसी प्रकार दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारे सामने है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के बारे में पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण जो होता है ये सूर्य ग्रहण कब होता है। अब देखिएगा, जो प्रकाश, जो लाइट जो होती है, इस लाइट में गुण होता है सीधी रेखा में गमन करना, सरल रेखीय गमन, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है ये प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। और इसी सीधी रेखा में गमन करने के कारण दो चीजें आप लोगों को यहां से देखने को मिलती हैं। एक तो होता है, ये दोनों के दोनों प्रश्न आप लोगों को दिल्ली पुलिस के पेपरों में भी पूछे गए हैं। एक तो होता है क्या, सूर्य ग्रहण। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और एक होता है क्या, चंद्र ग्रहण होता है। कौन होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पिछले पेपरों में भी आपको बहुत जगह पूछे गए हैं कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, सूर्य ग्रहण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है। इस प्रकार की चीजें आप लोगों को आगामी एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो देखिएगा, सूर्य ग्रहण जो होता है ना, ये सूर्य ग्रहण तो कब होता है, जब सूर्य व चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी के बीच में, सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, कौन आता है, चंद्रमा आता है, तब गठित होता है क्या, सूर्य ग्रहण गठित होता है। क्या गठित होता है, सूर्य ग्रहण गठित होता है। आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है सूर्य ग्रहण में बीच में कौन होता है, तो सूर्य ग्रहण में बीच में कौन होता है, चंद्रमा होता है। किस किस के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन होता है, चंद्रमा। कब, सूर्य ग्रहण में। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। इसी प्रकार यदि हम चंद्र ग्रहण को देखें तो सूर्य तो कभी किसी के बीच में नहीं आता है। सूर्य, अब देखो बारी आएगी किसकी, पृथ्वी की बीच में आने की। अब आएगी सूर्य, पृथ्वी और इसके बाद आएगा कौन, चंद्रमा। यदि तीनों इसी क्रम में है कहीं ना कहीं, तब गठित होता है क्या, तब गठित होता है चंद्र ग्रहण। क्या गठित होता है, चंद्र ग्रहण गठित होता है। तो चंद्र ग्रहण में कौन बीच में होता है, पृथ्वी बीच में होती है। सूर्य ग्रहण में कौन बीच में होता है, चंद्रमा बीच में होता है। और जो चंद्र ग्रहण जो होता है ये कब घटित होता है, पूर्णिमा को घटित होता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत से एग्जाम में आप लोगों को यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि पिछले दिल्ली पुलिस के पेपर की बात करें तो वहां भी आप लोगों को विभिन्न पेपर्स में देखने को मिले हैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस कि चंद्रमा कब, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, चंद्र ग्रहण से संबंधित कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। कुछ इस प्रकार की रिलेटिव बातें भी आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अब तो आप लोग बता ही सकते हैं सूर्य ग्रहण तो कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा, चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण कब घटित होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन होगा, पृथ्वी होगी। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को घटित होता है। अब तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे ही सकते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा के, सूर्य व पृथ्वी के बीच में आने से। बिल्कुल, चंद्रमा जो होता है ये चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में होता है तब गठित होता है क्या, तब गठित होता है क्या, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण होता है दोस्त कब, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। तो ए विकल्प आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। बाकी जुड़ाव की चीजें भी मैंने आप लोगों को यहां से डिस्कस की है आप लोगों के साथ, वो भी आप लोग इस वीडियो में यदि कंटिन्यू और पूरे ध्यान के साथ सफर कर रहे होंगे तो आप लोगों ने चंद्र ग्रहण के बारे में भी सीख लिया होगा। इसी प्रकार दोस्त आज की सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने है
कि बीसीजी का टीका किस रोग की रक्षा के लिए लगाते हैं। अभी यदि इस वीडियो में यदि आप मेरे साथ शुरुआत से बनते हुए आ रहे हैं तो शुरुआत में भी हम टीकों से संबंधित किसी क्वेश्चंस पे जब डिस्कस करना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था पोलियो का जो क्वेश्चन था ना, वहां हमने डिस्कस किया था कि पोलियो का जो टीका होता है वो कैसे दिया जाता है, मुंह से बूंद के रूप में पिलाया जाता है। और जो टीबी जो होती है, इस टीबी के लिए जो टीका प्रयुक्त किया जाता है वो टीका होता है कौन सा, बीसीजी का टीका होता है। कौन सा टीका होता है, बीसीजी का टीका होता है। और इस बीसीजी का पूरा जो नाम होता है वो होता है बेसिलस कैलमेंट गुएरिन होता है। बेसिलस कैलमेंट गुएरिन होता है। बेसिलस कैलमेंट गुएरिन होता है। ये बीसीजी का क्या होता है, बीसीजी का पूरा नाम होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहां से आप लोगों ने दो चीजें और यहां से जानी है कि बीसीजी का टीका तो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, टीबी के लिए प्रयोग में लाते हैं। और जो पोलियो का जो टीका होता है मुंह के द्वारा बूंद के रूप में पिलाया जाता है। तो इस प्रकार ये जब राजस्थान पुलिस में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हंसते मुस्कुराते ही दे सकते थे। आगामी एग्जाम में भी यदि इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाए वो भी आप लोग वहां से फटाक से बता सकते हैं। तो अब तो आप बता ही सकते थे कि बीसीजी का टीका किसकी रक्षा के लिए लगाते हैं, टीबी की रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आज की सीरीज में यदि यहां तक आप लोगों ने जुड़ाव रखा होगा, जितने भी तमाम क्वेश्चनों के साथ मैंने आप लोगों के यहां से डिस्कस किया है वो आप लोग सभी क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि पिछले लेक्चर्स को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उन सभी क्लासों में आप क्रम से बनकर आप यहां तक पहुंच सकते हैं। जितने भी तमाम क्वेश्चनों मैंने आपके लिए डिजाइन किए थे वो सभी क्वेश्चंस आप लोग वहां से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार आगामी वीडियो भी मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं और इसके अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।